Morning student, I am Shweta Dubey, Assistant Professor, Graduate College, BEd Department। आज पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के अंतर्गत स्रोत विधि का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम स्रोत विधि का अर्थ जान लेते हैं। स्रोत कोई वस्तु, स्थान, पुस्तक या व्यक्ति जो ज्ञान को वास्तविक आधार प्रदान करते हैं, उस आधार को स्रोत कहते हैं। स्रोत का अर्थ मूल होता है। विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी अन्य द्वारा बताए गए अनुभवों की अपेक्षा प्रत्यक्ष अनुभव अधिक लाभदायक होते हैं। मूल साधनों के प्रयोग से सामाजिक अध्ययन, अर्थशास्त्र जैसे विषय का ज्ञान अन्य विधियों की अपेक्षा अच्छे प्रकार से होता है। इसे सामाजिक अध्ययन एवं अध्यापन की स्रोत विधि कहते हैं। हम स्रोत विधि के प्रकारों का अध्ययन करते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत अपने मूल रूप में पाए जाने वाले स्रोत को प्राथमिक स्रोत कहते हैं, जो ओरिजिनल अपने रूप में पाई जाती हैं। इसे मूल स्रोत भी कहा जाता है। प्राथमिक स्रोत तीन प्रकार के होते हैं, सामग्री संबंधित और भौतिक स्रोत, जिसे फिजिकल सोर्स कहा गया है। स्मारक, मॉन्यूमेंट्स, प्रतिमा, अस्त्र शस्त्र, मूर्ति, यंत्र, भग्नावशेष जो हैं, ये सब जो हैं ये भौतिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, जिनका उपयोग हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान उस विषय से संबंधित टॉपिक के अध्ययन में करते हैं। नेक्स्ट है मौखिक विवरण। लोकगीत, दंत कथाएं, कहानियाँ, विवरण, रीति रिवाज आदि आते हैं। नेक्स्ट है लिखित स्रोत और मुद्रित स्रोत, जिसे कहा गया है। प्राचीन ग्रंथ, पांडुलिपि, रिपोर्ट, डायरी, पत्र, संधियाँ, नियमावली आदि सामाजिक अध्ययन के लिए मुख्यतः लिखित अथवा मुद्रित स्रोत की आवश्यकता पड़ती है। अर्थशास्त्र शिक्षण में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। महात्मा बुद्ध के शब्द, हुएन-सांग अथवा जहांगीर का वर्णन, अर्थशास्त्र के अभिलेख आदि इसमें आते हैं। द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत वे सभी स्रोत जो प्राथमिक स्रोतों की व्याख्या या विश्लेषण करते हैं, उसे द्वितीयक स्रोत कहते हैं। हमने जो प्राथमिक स्रोत हमने पाया, उसके आधार पर ही द्वितीयक स्रोत का निर्माण होता है। वास्तव में ये प्राथमिक स्रोत का क्रमबद्ध अध्ययन है। दूसरे शब्दों में द्वितीयक स्रोत प्राथमिक स्रोत का चित्रात्मक वर्णन होता है। आत्मकथाएं, पाठ्यपुस्तकें, विश्वकोश आदि द्वितीयक स्रोत के उदाहरण हैं। संस्कृत स्रोत किसी स्थान, संस्कृति या संगठन को दर्शाने वाले चित्र, मूर्ति या कोई अन्य चिन्ह हो सकते हैं, जैसे अशोक स्तंभ है और अशोक विहार हैं। ये सब जो चीज़ें हैं, ये द्वितीयक स्रोत को दर्शाने वाले जो हैं संगठन हैं, ये सब चीज़ें हैं। और थोड़ा विस्तार में इसको हम जान लेते हैं कि स्रोत जो होते हैं, छोड़े गए चिन्ह ही हैं जो वास्तविकता प्रदान करते हैं। इन्हीं शेष चिन्हों की सहायता से अतीत की घटनाओं का तार्किक एवं क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत करना संभव हो पाता है। इस विधि में विवेक तथा निर्णय शक्ति का उपयोग करके तथ्य या आधार को प्राप्त करना पड़ता है। इसमें शिक्षक मूर्तियाँ, खंडहरों, वस्त्रों, औजारों जैसी वस्तुओं अथवा गीत, चुटकुले अथवा परंपराओं जैसे मौखिक विवरणों पर तथा पत्र पत्रिकाएं, प्रतिवेदन, नियमों का विधान, संधियाँ, समाचार पत्र, आत्मकथाएं आदि जैसे लिखित विवरणों के शैक्षिक महत्व को देखता है। वस्तुतः व्यवहार में यह विधि हस्तलिखित तथा मुद्रित विवरणों के प्रयोग से संबंधित है। इसमें बालक विभिन्न स्रोतों की जानकारी एकत्र करके स्वयं अपने विवरण, नरेशन तैयार करता है। साथ ही वे अपने पाठ्यपुस्तक की पाठ्य सामग्री को भी समृद्ध बनाता है। छात्रों को उनके उपयोग से विश्वस्त बनाया जा सकता है। साथ ही इसके उपयोग से उन्हें विभिन्न समस्याओं या विवादास्पद मामलों के समाधान में भी सहायता दी जा सकती है। साथ ही उन्हें स्व अध्ययन के लिए तत्पर बनाया जा सकता है।
इनके उपयोग से उनमें आलोचनात्मक दृष्टि विकसित की जा सकती है। यह मंद बुद्धि बालक जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए भी यह उपयोगी सिद्ध होती है यह विधि। स्रोत विधि के प्रयोग के विभिन्न पद हैं। अर्थशास्त्र शिक्षण में स्रोत विधि के प्रयोग के निम्नलिखित पदों का अनुसरण किया जाता है, स्टेप्स का। छात्रों के समक्ष इकाई के से संबंधित स्रोत, जो भी हम यूनिट पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित स्रोत सामग्री को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। छात्र इसके बाद कार्यशाला प्रविधि का प्रयोग करके छात्रों को विभिन्न समूहों में विभक्त किया जाना चाहिए। उन्हें बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड कर देना चाहिए। उन विभिन्न समूहों को अलग अलग पृथक पृथक उत्तरदायित्व प्रदान किए जाने चाहिए। इसके बाद छात्रों को विभिन्न स्रोतों से अवगत कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट, उन्हें 1 या 2 समय चक्र नोट्स बनाने के लिए निर्धारित किए जाने चाहिए। उनके उत्तर को सामूहिक रूप में शुद्ध कराया जाना चाहिए। मतलब फिर जब वो अपने हिसाब से नोट्स तैयार कर लेते हैं फिर उसको डिस्कस करके उसको शुद्ध कराया जाए। इसके पश्चात एक समय चक्र विचार विमर्श के लिए भी निर्धारित करना चाहिए, डिस्कशन मेथड के लिए। इसके पश्चात छात्रों को उस पर लेखन मतलब लेख लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसे लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस स्टेप के द्वारा हम सोर्स मेथड का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। सोर्स को स्रोत विधि में आने वाली कठिनाइयाँ। पाठ्य सामग्री से जुड़े ऐसे मूल स्रोत जो शिक्षार्थी को पाठ को समझने में मदद कर सकते हैं अल्प मात्रा में उपलब्ध हैं। ऐसे स्रोत भिन्न भिन्न स्थानों पर बिखरे पड़े हैं। इन्हें विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराना कठिन कार्य होता है। प्राथमिक स्रोतों के प्रयोग में शिक्षार्थियों को भाषा संबंधी कठिनाई आती है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की लगभग सारी मूल सामग्री ऐसी भाषा में उपलब्ध है जिसका अध्ययन कर पाना काफ़ी कठिन है। विद्यार्थियों से इस बात की आशा नहीं की जा सकती कि वे अंग्रेजी, संस्कृत, पाली, अरबी और फारसी आदि भाषाओं में उपलब्ध बड़े बड़े अनुच्छेद वाले मूल सामग्री को समझ लेंगे। एक ही समय में लेखकों का आपस में विरोधी मत अथवा वैचारिक टकराहट की वजह से मूल सामग्री में भी त्रुटियां, रुचियां और पूर्वाग्रह आदि हो सकते हैं। विभिन्न लेखक एक ही समय की घटनाओं अथवा आंदोलन जो हुए थे उनका वर्णन अपने अपने दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न रूप में करते हैं, जिससे विद्यार्थी एक ही घटना की अनेक व्याख्या में उलझ सकते हैं। जो सेकेंडरी सोर्सेज की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी सोर्सेज द्वितीयक स्रोत जिसे हमने कहा है, प्राइमरी सोर्स प्राथमिक स्रोत। स्रोत विधि के लाभ। इस पद्धति के लाभ भी हैं। पहला लाभ है इसके प्रयोग से तथ्यों को सजीव बनाया जा सकता है। इसके प्रयोग से छात्र करके सीखने में समर्थ होते हैं। इसके द्वारा छात्रों को समूह कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। यह विधि समुचित चिंतन, उचित काल्पनिकता, तुलना एवं व्याख्या करने, कंपैरिजन और एलॉबरेशन, निष्कर्ष निकालने, मेंटल एक्टिविटी, मानसिक क्रियाओं के लिए अवसर प्रदान करती है। यह कक्षा पाठों को परिपूरित करती है। यह तथ्यों या आंकड़ों को एकत्रित एवं संगठित करने का प्रशिक्षण प्रदान करती है। यह उच्च कक्षाओं में मूल सामग्री के स्रोत की जांच द्वारा पाठ्य सामग्री की विश्वसनीयता सिद्ध होती है। इससे विद्यार्थी को विश्वसनीय एवं नकल मुक्त सामग्री जो होती है प्रस्तुत करने की प्रेरणा मिलती है। मतलब वह जो भी लिखा है उसे समझने के लिए वह स्रोत विधि का सहारा लेते हैं तो उन्हें ज़्यादा स्पष्टता से यह विषय समझ में आता है। चूँकि स्रोत से विश्वसनीय प्रमाण की प्रकृति स्पष्ट होती है, अतः मूल सामग्री का प्रयोग करने वाले विद्यार्थी अनुमान तथा वास्तविकता में अंतर समझने लग जाते हैं। मतलब जो भी
रिलायबिलिटीज़ होती हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, जो भी एविडेंस मिल रहे हैं, उनका नेचर क्लियर होता है, जिससे कि जो मूल सामग्री है उसके प्रयोग से स्टूडेंट जो भी अपना अनुमान लगाता है और रियलिटी और इमेजिनेशन, जो भी हम अनुमान लगाते हैं उनके बीच में वह अंतर कर पाता है। विद्यार्थी केवल कही सुनी बातों पर ही विश्वास न करके प्रमाणित सामग्री को एकत्रित करने की कोशिश करते हैं। इससे विद्यार्थियों में प्रामाणिक बातों को पहचानने की क्षमता विकसित होती है। मूल स्रोतों के प्रयोग से वास्तविकता की भावना पैदा होती है। इसके द्वारा विद्यार्थियों में प्रमाणों पर आधारित तथ्यों को ग्रहण करने की आदत का विकास होता है। मूल स्रोत के प्रयोग से विद्यार्थियों में आलोचनात्मक क्षमता का विकास होता है। क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ जो होती हैं वो डेवलप होती हैं, जिससे मानसिक शक्ति में भी वृद्धि होती है। उनके प्रसंग सहित प्राप्त किया हुआ ज्ञान विद्यार्थियों को रुचिकर लगता है और यह जीवन में उनके काम आता है। इससे पढ़ाई में कमज़ोर विद्यार्थियों को भी विषय में रुचि लेना वे भी आरंभ कर देते हैं। यह माना गया है कि स्रोत विधि हर जो टॉपिक्स हैं, प्रकरण है, उसको पढ़ाने के लिए मतलब इसका यूज़ करना इतना आसान नहीं होता है, इतने सारे एविडेंस को लाना। पर हम जो कुछ विषय हैं उनको, टॉपिक्स हैं, उनको स्रोत विधि के माध्यम से अगर हम पढ़ाएं तो वह बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। और बड़ी कक्षाओं में तो यह बहुत ही इफ़ेक्टिव है और प्राथमिक कक्षाओं में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। प्राइमरी सोर्सेज जो हैं वो प्राथमिक स्रोत के हमने प्रकार के बारे में पढ़ा, द्वितीयक स्रोत सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में हमने जाना, और अर्थशास्त्र विषय में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसके बारे में पुराने समय में बार्टर सिस्टम्स होते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, विषय वस्तु हैं हमारे पास, जैसे अकाल पड़ा था। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका उपयोग करके स्रोत विधि के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं। जैसे बैलेंस शीट है किसी कंपनी का, वो द्वितीयक स्रोत में हमारे आएंगे। जो आपका सेंसेक्स है, जो शेयर्स मार्केट हैं, उनके बारे में जो भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो सेकेंडरी सोर्सेज में आएंगे। इसके साथ साथ पंचवर्षीय योजनाएं हैं, और उसके अलावा बहुत सारे जो प्लान हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ये सब जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं, बहुत सारी पत्रिकाएं आती हैं, बिजनेस न्यूज़ आते हैं। ये इन स्रोतों का प्रयोग करते हुए हम इस अर्थशास्त्र विषय को इस स्रोत विधि के माध्यम से रुचिपूर्ण बनाकर बच्चों को अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू। मुझे आशा है कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसे ज़रूर दोनों वीडियो मेरे देखिएगा। एक सोर्स मेथड का मैंने इंग्लिश में बनाया है और यह हिंदी में, दोनों को मिला के जब आप पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।